हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय केडी सर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे संघ पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संघ पोरीफेरा के क्या सामान्य से लक्षण होते हैं। तो इस संघ के प्राणियों को हम लोग सामान्यतः स्पंज नाम देते हैं। तो इसे स्पंज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जो शरीर होता है वो एक तरह से काफ़ी कॉटन जैसा होता है। तो ये पानी को सोख सकते हैं और फिर सिकुड़ जाते हैं। तो एक तरह से इनके पूरे शरीर में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इस वजह से ये वाटर को अपने अंदर की तरफ एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर वाटर जब बाहर की तरफ निकल जाता है तो ऐसी स्थिति के कारण ये सिकुड़ जाते हैं। तो इस कारण से ये स्पंज के नेचर के होते हैं। इसी वजह से इस संघ के प्राणी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पंज कहते हैं। सामान्यतः जो संघ पोरीफेरा होते हैं, इस संघ के जो प्राणी होते हैं वो लवड़ी और असममित नेचर के होते हैं। तो लवड़ी अर्थात ये लवड़ी जल में पाए जाते हैं और साथ ही ये एसिमेट्रिकल नेचर के होते हैं। ये सभी क्या होते हैं, आद्य बहुकोशिकीय प्राणी होते हैं। तो बहुकोशिकीय मतलब माना जाता है कि शुरुआती समय में, जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रोटोजोआ के विषय में। तो प्रोटोजोआ क्या है, एक कोशिकीय होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। तो अर्थात वो संकेंद्रकी होते हैं, साथ ही एक कोशिकीय प्राणी होते हैं। एक ही कोशिका में उनका पूरा का पूरा जीवन कंप्लीट होता है। जबकि संघ पोरीफेरा जो है, ये माना जाता है, आद्य का मतलब होता है शुरुआत में। तो शुरुआती दौर के ये बहुकोशिकीय प्राणी माने जाते हैं, अर्थात इनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और जिनके शरीर में अगर हम बात करें तो इनका जो शरीर का संगठन होता है वो कोशिकीय स्तर का ही होगा। स्पंज में जल का परिवहन तथा नाल तंत्र पाया जाता है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जो स्पंज होते हैं इनमें जल का परिवहन होता है और नाल तंत्र पाया जाता है। मतलब बड़े बड़े छिद्र होते हैं जिसके माध्यम से जो वाटर होता है वो इनकी बॉडी के अंदर इंटर करता है और फिर बाहर की तरफ निकल जाता है। इस तरह से ये जो रंध्र होते हैं, इन रंध्र को हम लोग जल सूक्ष्म रंध्र या फिर आस्टिया नाम देते हैं। तो जो कि इनके पूरे शरीर पर फैला होता है। साथ ही इनके शरीर में एक केंद्रीय स्पंज गुहा होती है, एक बड़ा सा कैविटी होती है जिसे हम लोग बोलते हैं स्पंज गुहा, स्पंजोसील कैविटी। अब ये बड़े रंध्र जो होते हैं इन आस्कुलम के द्वारा ये बाहर की तरफ खुलते हैं। तो ये जो बड़े आकार का रंध्र होगा, स्पंज होगा, जो स्पंजोसिल कैविटी होगी, वो एक मुख्य द्वार के द्वारा बाहर की तरफ खुलेगा, जिसका नाम हम लोग क्या दे देते हैं, आस्कुलम बोलते हैं इसे। तो ये क्या करता है, जल जल परिवहन तथा भोजन ग्रहण करने के रूप में खास रूप से उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये अभी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे हम देखते हैं डिटेल में इसका। तो जनरली क्या होता है कि श्वसन की जो क्रिया होती है इनमें, तो जो संघ पोरीफेरा होते हैं इनमें जो श्वसन की क्रिया होती है और अपशिष्ट पदार्थों का जो उत्सर्जन होता है उनमें खास रूप से इसी स्पंजोसिल कैविटी के द्वारा और जो होती है उसी के माध्यम से होता है। जनरली इनमें क्वानोसाइट्स या कालर कोशिकाएं पाई जाती हैं जो स्पंज गुहा नाल तंत्र के साथ ही विकसित होती हैं। तो जनरली इसमें जो स्पंज गुहा होती है, नाल तंत्र होता है इसका, इसी में क्वानोसाइट्स या कालर कोशिकाएं होती हैं जो इसी के साथ लगी होती हैं। ये कोशिकाएं क्या करती हैं, पाचन के लिए खास रूप से रिस्पॉन्सिबल होती हैं और अंतरा कोशिकीय पाचन करती हैं। इंट्रासेलुलर डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो जो डाइजेशन की क्रिया होती है वो कोशिका के अंदर ही कंप्लीट हो जाती है। तो जनरली जो कंकाल इनका होता है वो शरीर को आधार प्रदान करने का काम करता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये वाला जो फिगर है ये इसका बेसल पोर्शन है और ये इसका पूरा का पूरा बॉडी है। तो ये एक तरह से ये इसे सबस्ट्रेटम प्रोवाइड करेगा, आधार प्रदान करेगा, जबकि ये पूरी बॉडी इसी पे पूरी तरह से डिपेंड होती है। और इसका ये जो ऊपरी हिस्सा है इसी को हम लोग आस्कुलम कहते हैं। और जनरली आप देख रहे हैं ये पूरा हिस्सा यहाँ पे ये खाली रहता है। तो यही स्पंजोसिल कैविटी है और ये वाला जो ऊपर का हिस्सा है इसी में स्पंजोसिल कैविटी जाकर खुलती है। तो इसी को हम लोग आस्कुलम नाम दे देते हैं। तो जनरली इसमें क्या होता है कि जो इसमें कंटिकाएं होती हैं, जो कॉनोसाइट होता है जिसे हम लोग कंटिका कहेंगे, तो ये क्या करती है कि शरीर को जो आधार भाग होता है उसी के साथ ये कंटिकाएं स्पंजिन तंतुओं से बनी होती हैं। तो जो इसके ऊपर इस तरह से छोटी छोटी कंटिकाएं भी पाई जाती हैं, कुछ कांटेनुमा संरचनाएं होती हैं
और जो स्पंजिन तंतुओं के द्वारा बनी होती है। स्पंज प्राणी में नर तथा मादा अलग अलग नहीं होते हैं, तो ये इनकी खास बात होती है कि एक तरह से बाइसेक्सुअल नेचर के होते हैं, मोनोसियस नेचर के होते हैं। तो इनमें जो जनरली क्या होगा कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन्स जो होते हैं वो एक ही के अंदर होते हैं, अर्थात ये उभयलिंगी होते हैं पूरी तरह से। इनमें मेल और फीमेल डिफरेंट सिएट आप नहीं कर सकते हैं। जनरली अंडे तथा शुक्राणु दोनों एक ही के द्वारा इनमें निर्मित किए जाते हैं। तो जो अंडाणु कोशिकाएं और शुक्राणु कोशिकाओं का जो निर्माण होता है वो एक ही जीव के द्वारा इसमें बनती हैं। इनमें जनरली अगर हम बात करें जनन की, तो जनन की क्रिया जो होती है अलैंगिक जनन विखंडन के द्वारा होता है। तो इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिनमें इनका जो शरीर होता है वो खंडों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड नए जीव का निर्माण कर लेता है। जबकि जो लैंगिक जनन की क्रिया होती है वो युग्मकों के द्वारा होती है। तो आप जनरली जानते हैं कि इसमें जो गैमिट का फॉर्मेशन होता है, मेल गैमिट या फिर फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन सेम एनिमल के अंदर हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। और निषेचन की क्रिया जो होती है वो आंतरिक निषेचन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की प्रोसेस इसमें होती है जनरली। और इसमें वयस्क जो जीव होते हैं, जंतु होते हैं, वो विभिन्न आकृति के होते हैं। और लार्वा जो होती है, इसमें जो लार्वा होती है, लार्वा का जो फॉर्मेशन होता है बेसिकली एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, तो वो अस्थाई टाइप की होती है। साथ ही अगर हम बात करें इसमें उदाहरण अगर देखें इसका एग्जांपल, तो साइकान जिसे कि हम साइफा कहते हैं, साथ ही स्पंजिला है और जो कि स्वच्छ जलीय स्पंज इसे कहा जाता है, और यू स्पंजिया है जिसे हम लोग बाथ स्पंज नाम देते हैं। तो यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, ये वाला हिस्सा नंबर है जिसे हम लोग साइकान कहेंगे, इसी को साइफा कहा जाता है। ये वाला हिस्सा साइफा है, ये बाथ स्पंज है, और ये वाला हिस्सा क्या है, ये स्पंज है। तो इस तरह से इसका आप जनरली फिगर भी देख सकते हैं। तो पूरी तरह से ये जो नहाने का स्पंज होता है उस सेम उसी के जैसा है, इसी वजह से इसे बाथ स्पंज नाम दे दिया जाता है। तो इस तरह से इनके आप देख रहे हैं पूरे की पूरी बॉडी पे ये छोटे छोटे जो आपको ग्रीन कलर के दिख रहे हैं, ये पोर हैं, ये पोर हैं, छिद्र हैं, जिसके द्वारा जो वाटर होता है इनके अंदर इंटर करता है। तो एक तरह से स्पंजी नेचर के होते हैं, ये सिकुड़ सकते हैं और फैल सकते हैं। इसी कारण से इस संघ के प्राणियों को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पंज कहते हैं। तो दूसरे नंबर पे हम लोग डिस्कस करते हैं संघ सिलेंट्रेटा, या फिर इसी को हम लोग नाइडेरिया नाम देते हैं। तो संघ सिलेंट्रेटा जो होते हैं ये भी जनरली क्या होते हैं, अधिकांश रूप से समुद्री, स्थावर अथवा मुक्त तैरते हुए प्राणी होते हैं। जो वाटर बॉडी होती है, समुद्री जो जल होता है उसी में ये स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं। नाइडेरिया नाम इनका जो पड़ा है वो खास रूप से इनकी दंश कोशिकाओं की वजह से पड़ा है। तो इनमें जो दंश कोशिकाएं होती हैं उन्हें हम लोग नाइडोब्लास्ट नाम देते हैं। तो नाइडोब्लास्ट कहते हैं, या फिर इसी का नाम होता है निमेटोब्लास्ट। तो जो इनमें दंश कोशिकाएं हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइडोब्लास्ट या निमेटोब्लास्ट बोलते हैं, जो इनकी पूरे शरीर पर पाई जाती हैं और दूसरे जानवरों से इनकी खास रूप से सुरक्षा करने का काम करती हैं। ये कोशिकाएं स्पर्शकों तथा शरीर के अन्य स्थानों पर पाई जाती हैं। तो जो टेंटिकल्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, शरीर के जो बाहरी सरफेस होता है शरीर का, उन पे चारों तरफ दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो दूसरे जीवों से, दूसरे जलीय एक्वेटिक एनिमल से, जंतुओं से इनकी सुरक्षा करने का कार्य करती हैं। एक तरह से आप यहाँ पे ये वाला फिगर आप देख पा रहे हैं जनरली इसमें। तो ये इसमें इस तरह की इसका स्ट्रक्चर होता है। तो ये वाला हिस्सा देख रहे हैं आप, ये वाला हिस्सा जो होता है ये मेडुसा है, इसका छतरी नुमा भाग है। और ये इसका बेलनाकार सी जो संरचना दिख रही है, इसे हम लोग नीचे वाले हिस्से को हम लोग पॉलिप कहते हैं। तो ये वाला हिस्सा पॉलिप है, जबकि ये ऊपर का हिस्सा, ये वाला हिस्सा क्या है, ये मेडुसा कहा जाता है। तो छत अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है और पूरे के पूरे शरीर पे इसकी दंश कोशिकाएं देखने को मिल रही हैं। इसी तरह से ये वाला हिस्सा देखने को मिल रहा है, ये वाला हिस्सा भी पॉलिप कहा जाएगा और निचला हिस्सा इसका क्या कहा जाएगा, मेडुसा कहा जाएगा। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर आप जनरली ऐसे देख सकते हैं।
तो यहाँ पे जनरली इसी भाग को दर्शाया गया है। तो ये अरेलिया जो पहला फिगर नंबर ए है इसे अरेलिया बोलते हैं, जिसमें मेडुसा और वाला भाग दिख रहा है। दूसरा जो भाग है फिगर नंबर बी जो है वो पॉलिप है, जो जनरली बेलनाकार सी संरचना देखने को मिलती है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि ये जो इसमें जो टेंटिकल्स होती हैं, दंश कोशिकाएं जो होती हैं, वो खास रूप से नाइडेरिया संघ को दूसरे जीवों से सुरक्षा करने में प्रदान करती हैं। साथ ही ये भोजन को या शिकार को पकड़ने में भी सहायता करती हैं। नाइडेरिया में ऊतक स्तर का संगठन पाया जाता है, अर्थात ये द्विकोशिकी होते हैं। इनमें टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। जनरली ये जो प्राणी होते हैं इनमें केंद्रीय जठर संवहनी गैस्ट्रोवैस्कुलर गुहा एक पाई जाती है। तो जो गैस्ट्रोवैस्कुलर गुहा होती है वो भी एक कैविटी होती है, जिस तरह से स्पंज के अंदर होती है उसी तरह से कैविटी होती है, जो एक अधोमुख हाइपोस्टोम के द्वारा ऊपर की तरफ खुलती है। तो जनरली ये क्या है, इसमें भी एक गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होती है जो हाइपोस्टोम के द्वारा खुलती है। तो यही क्या करती है, इसी पर मुख्य द्वार स्थित होता है, जो क्या करेगा, इनमें जनरली अंतःकोशिकी एवं अंतराकोशिकी दोनों प्रकार के पाचन में सहायता करने का कार्य करता है। तो जो फूड मटेरियल ये ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, इसी हाइपोस्टोम के द्वारा, अधोमुख के द्वारा जनरली ये ग्रहण करते हैं। और अंतराकोशिकी या अंतःकोशिकी इनमें भी पाचन की क्रिया होती है। इनके कुछ सदस्य जो होते हैं वो प्रवाल या कोरल का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो प्रवाल या कोरल होता है, तो कभी कभी क्या होता है, ये जो प्रवाल या कोरल होता है जब ये डेड कर जाते हैं तो एक समुद्र में ही किसी स्थान पे एक जगह ये एकत्रित होने लगते हैं। तो एक तरह से ये चट्टाननुमा संरचना बना लेते हैं। तो जो कोरल रीफ होता है, चट्टाननुमा जो संरचना बन जाती है, तो उसमें कभी कभी बड़े बड़े जहाज जो होते हैं वो फंस जाते हैं, जिससे दुर्घटनाएं होती हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं। तो जैसे आपने एक मूवी हॉलीवुड में देखी होगी या फिर नाम सुना होगा, टाइटैनिक। तो जो टाइटैनिक जहाज़ था वो माना जाता है कि इसी कोरल रीफ के कारण ही वो समुद्र में डूबा था। साथ ही ये जो कोरल होता है ये बना किससे होता है, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट का बना कंकाल होता है। तो जो कोरल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, तो काफ़ी कठोर होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट। और इनके शरीर में दो भाग होते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया था, पहला भाग इसका पॉलिप होगा, जो कि जनरली कैसा होगा, बेलनाकार सी संरचना होगी। और दूसरा भाग इसका मेडुसा होगा, जो कि छतरीनुमा संरचना देखने को मिलती है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर सकते हैं हाइड्रा। हाइड्रा में मेडुसा छतरी के आकार का होता है और मुक्त प्लावी होता है। इसी तरह से बात करें अगर हम अरेलिया की या फिर जेलीफिश की, तो अरेलिया और जेलीफिश में भी ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जो इसमें जो जनरली हाइड्रा होता है, तो हाइड्रा में कई तरह के टेंटिकल्स पाए जाते हैं। और साथ ही इसमें जो हाइड्रा होगा, इसमें मेडुसा जो होगा छतरी के आकार का मुक्त प्लावी होता है। साथ ही अरेलिया जो होता है उसी अरेलिया या फिर जेलीफिश में भी सेम उसी तरह से पॉलिप और मेडुसा वाली संरचना देखने को मिलती है। वे नाइडेरिया जिनमें दोनों पॉलिप तथा मेडुसा दोनों रूप में पाए जाते हैं, ऐसे नाइडेरिया जो जिनमें पॉलिप और मेडुसा दोनों पाए जाते हैं, उनमें पीढ़ी एकांतरण मेटाजेनेसिस की क्रिया होती है। तो जनरली जिनमें पॉलिप और मेडुसा दोनों वाली कंडीशन होती है, छतरीनुमा और बेलनाकार दोनों संरचनाएं पाई जाती हैं, तो उसमें क्या होता है, पीढ़ी एकांतरण होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, मेटाजेनेसिस की प्रोसेस होती है। तो एग्जाम्पल के तौर पे ऐसी कंडीशन आपको ओविलिया के अंदर देखने को मिलती है। पॉलिप में अलैंगिक जनन जो होता है वो मेडुसा द्वारा उत्पन्न होता है। तो पॉलिप के अंदर अलैंगिक जनन होगा, वो मेडुसा के द्वारा उत्पन्न होता है, तथा मेडुसा में लैंगिक जनन जो होता है वो पॉलिप के द्वारा उत्पन्न होता है। तो ये देख पा रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। तो जो पॉलिप इसका होता है वो क्या करता है, पॉलिप भाग जो होता है वो मेडुसा के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्रिएट करेगा, जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो मेडुसा जो होगा वो पॉलिप के द्वारा उत्पन्न करने का काम करता है। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो फाइसेलिया को हम लोग पुर्तगाली युद्धपोत नाम देते हैं। तो ये पुर्तगाली युद्धपोत मानव। इसी तरह से एड एडम्सिया जो होता है, इसे हम लोग क्या नाम देते हैं, समुद्री एनिमान भी कहते हैं। इसी तरह से एक एग्जाम्पल है पेनेट्यूला का,
जिसे हम लोग समुद्री पिच्छ कहते हैं। साथ ही गोनिया का एग्जाम्पल है, इसे समुद्री व्यंजन कहा जाता है। और एक एग्जाम्पल और है जिसे हम लोग मेंडेराइना ब्रेन कोरल कहते हैं। तो इस तरह से जो सिलेंट्रेटा है उसके ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये फिगर है। तो यहाँ पे जनरली नाइडोब्लास्ट का आरेखी दृश्य दिखाया गया है, जो जनरली दंश कोशिकाओं की तरह ये कार्य करने का काम करती हैं। इसी तरह से आज का ये लेक्चर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे संघ टिनोफोरा को। तब तक के लिए धन्यवाद।